नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपरों के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर हमने जितने भी जीके से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000 से लेकर 2024 तक, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज है ये 20 वीडियो की सीरीज है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आज के इस वीडियो का है यहां पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों वो कौन सा है। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये कौन सा है। तो याद रखेगा इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं। देखिए, सुंदरवन डेल्टा जो है ये बेसिकली विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, ये डेल्टा कहां पर बनता है तो याद रखना, ये डेल्टा आप लोगों को जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसके संगम, मतलब उसके जब वो जहां पर गिरती है, जिस मुहाने पर ये बंगाल की खाड़ी में जहां पर ये देखने को मिलती है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। और ये मुहाना कहां है तो याद रखना बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चापाकार डेल्टा क्या है। चापाकार डेल्टा जो है यहां पर ये कौन सा डेल्टा है, ये किस डेल्टे का उदाहरण है तो याद रखना गंगा नदी डेल्टे का उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, गंगा नदी का डेल्टा जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे यहां पर चापाकार डेल्टा दोस्तों यहां पर कहा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत जो है वो यहां पर क्या करता है, पृथक करता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का होगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा होगा, 10 डिग्री चैनल जो है ये किस किस को अलग करता है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, अंडमान को अलग करता है निकोबार से, किसको, अंडमान को निकोबार से आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, एग्जाम में ना कई बार मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी जो है वो भी आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए, मन्नार की खाड़ी जो है ये बंगाल की खाड़ी और हिंदुस्तान सागर को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें पाक स्ट्रेट दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है पाक, जो यहां पर पाक स्ट्रेट है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अच्छा, कई बार है ना आप लोगों को ये पूछा जाता है कि मालदीव, मालदीव को मिनिकोय द्वीप से पृथक करता है। मिनिकोय को पृथक करता है, कौन सा चैनल पृथक करता है तो याद रखना 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो यहां पर किसको, मालदीव को मिनिकोय, यहां पर मिनिकोय को अलग करता है या फिर पृथक करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के मुख्यालय की बात करें तो ये देहरादून के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन में आया है शिमला। देखिए दोस्तों, अगर शिमला की बात करें तो यहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनुसंधान संस्थान जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वही अगर आप यहां पर कलकत्ता की बात करेंगे तो कलकत्ता के अंदर भारतीय रासायनिक जैविक
संस्थान जो है वो आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलेगा। वही अगर आपको हैदराबाद में पूछ लिया जाए तो याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान संस्थान, ग्रामीण अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, वहां पर आप लोगों को इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। कहां पर? हैदराबाद में। तो ये चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक है? दोस्तों एंटी मनी के मुख्य उत्पादक के बारे में बात की जाए तो पंजाब जो है ये यहां पर एंटी मनी का यहां पर क्या है, मुख्य उत्पादक जो राष्ट्र है या फिर राज्य जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई लोहा अयस्क जो है, लोहा अयस्क के लिए कौन सा है, तो याद रखना उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर हम यहां पर बात करते हैं कि लोहा अयस्क हो गया, कोयले के अगर बारे में आपसे पूछा जाए तो वहां पर झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एंटी मनी पूछा है तो पंजाब जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली है? देखिए दोस्तों, अगर यहां पर बात होती है पदवी की, यहां पर 2-3 पदवियां या फिर 2-3 उपाधियां भी आप लोग कह सकते हैं। देखिए उपाधियों के बारे में ना काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक उपाधि तो यहां पर सरकार जो दी गई है, ये किसे दी गई है? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को यहां पर ये जो पदवी है दोस्तों वो यहां पर दी गई है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव धर्म को यहां पर क्या किया था? वैष्णव धर्म का जो समर्थन है वो किया था, इसके कारण इन्हें एक उपाधि यहां पर दी गई थी और उस उपाधि का नाम क्या था? याद रखना परम भागवतम, परम भागवतम की उपाधि। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजा जो यहां पर रुद्र सिंह थर्ड थे, इनको यहां पर चंद्रगुप्त जो सेकंड है इन्होंने पराजित किया था और उसके उपलक्ष्य के अंदर विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने यहां पर धारण की थी। ठीक है, तो यहां पर एक उपाधि इन्होंने यहां पर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और ये विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण करी गई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना ये उपाधि इन्होंने यहां पर राजा रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करने पर। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आ जाए अगर आपको पूछा जाए कि विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने यहां पर धारण की राजा रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करने पर, ये किस वंश से थे? तो याद रखना ये शक राजा थे। कौन से? ये शक राजा हैं, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे यहां पर कहूंगा और एग्जाम में भी बहुत बार ये रिपीट हुआ है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदवी है यहां पर, जो पदावधि है यहां पर, वो क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 6 वर्ष या फिर 65 साल आयु तक, जो भी पहले हो वो, और 5 वर्ष या फिर 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो भी यहां पर पहले हो, यहां पर क्या कर सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अपने पद पर बना रह सकता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। हड़प्पा जो स्थल है इसकी यहाँ पर ये दोनों जो है वो ट्विन सिस्टर के तौर पर यहाँ पर जानी जाती हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट और वर्तमान में ये कहां पर है? तो याद रखना ये पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध
प्रांत आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर एक जिला है लरकाना, तो ये वहां पर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना सिंध नदी के या फिर सिंधु नदी के तट पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि इसकी जो उत्खनन का कार्य है वो कब, इसको खोजा कब गया था, तो याद रखना 1922 के अंदर। और उत्खनन का कार्य जो है ये राखल दास बनर्जी जो है इन्होंने यहां पर करवाया था। राखल दास बनर्जी जो है इन्होंने यहां पर करवाया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी यहां पर पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा यहां पर बनाया गया था। देखिए दोस्तों, कौन सा बौद्ध स्तूप जो है यहां पर वो मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा यहां पर बनवाया गया था। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची स्तूप आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और इस जो यहां पर जो बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई है सांची स्तूप की, वो बेसिकली किस पर बनाई गई है, ईंटों पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, सांची स्तूप जो है ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। ये बेसिकली सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लोगों का यही आंसर होगा। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। यहां पर जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इनके बुक्स वगैरह हैं वो आप लोगों को यहीं पर इन्हीं स्तूपों के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी जो सबसे बाहरी सतह है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, सूर्य का जो सबसे आउटर लेयर जो है, जिसे हम सबसे बाहरी यहां पर आवरण कहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो यहां पर क्रोमोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोमोस्फेयर। यानी कि यहां पर कोरोना यानी कि क्रोमोस्फेयर जो है, यहां पर क्रोमो मंडल नहीं है, ये यहां पर क्रोमोस्फेयर यानी कि यहां पर कोरोना जो है वो ये कहलाता है। क्लियर है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सूर्य के रिगार्डिंग ही, कि सूर्य के केंद्र का भाग जो है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना वो कहलाता है प्रकाश मंडल। अच्छा, इसी को हम यहां पर फोटोस्फेयर जो है दोस्तों वो यहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर जो है, प्रकाश मंडल जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, प्रकाश मंडल की जो ऊपरी परतों पर गैस की अत्यधिक जो गर्मी है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसीलिए जो इसका घनत्व है वो भी यहां पर अत्यधिक कम है। ठीक है, उनके जो घनत्व है उन गैसेस का वो यहां पर क्या होता है, अत्यधिक कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों सितंबर जो है यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो जो है शरद विश्व के, देखिए शरद विषुव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है सितंबर में। देखो, सितंबर महीने की जो 23 तारीख है ना, 23 तारीख है, इसमें हम क्या मनाते हैं, इसके अंदर हम यहां पर शरद विषुव यहां पर मनाते हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और जो रात है, ठीक है, जो दिन और रात आप लोगों को देखने को मिलता है पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई वसंत विषुव ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 21 मार्च को दोस्तों यहां पर मनाया जाता है। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति बेसिकली कब मनाई जाती है, तो याद रखना ग्रीष्म संक्रांति जो है दोस्तों ये 21 जून को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। 21 जून को यहां पर आप लोगों को देखने को
मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शीत क्रांति अगर आपसे कोई पूछ ले तो 22 दिसंबर आप लोगों को याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण जो है ये किस ग्रंथ से हमें यहां पर मिलता है? तो इस ग्रंथ का नाम आपको बताना है, तो याद रखिएगा ये है तबकात ए नासिरी। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? तबकात ए नासिरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली जो बुक है ना यहां पर, मिनहाज उस सिराज, इन्होंने यहां पर ये जो बुक है वो यहां पर क्या करी थी? लिखी थी, या फिर इस बुक की जो रचना है वो यहां पर मिनहार उस सिराज ने यहां पर करी थी। ठीक है, अच्छा, मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी जो राजधानी है दोस्तों, ये यहां पर मुर्शिदाबाद, कहां पर? मुर्शिदाबाद जो है वहां पर ये क्या कर ली थी? स्थापित यहां पर कर ली थी। ठीक है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? अगर आपसे कोई पूछ ले तो यहां पर मुर्शिद कुली खां ने ही यहां पर बंगाल के स्वतंत्र राज्य की इस संस्थापक जो हैं ये इन्हें ही यहां पर कहा जाता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो है यहां पर दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने उसे मुल्तमात उल मुल्क अलाउद्दीन जफर खां बहादुर नासरी नसीरजंग की उपाधि से भी यहां पर उपाधि भी जो है वो यहां पर इन्होंने दी थी। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। देखिए, पृथ्वी का जो अध्ययन होता है ना उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में ना देखिए कई बार इस चीज के अंदर कंफ्यूज मत होना आप। यहां पर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी संरचना है पृथ्वी के अंदर के भाग का अध्ययन है, जो बाहरी जो भाग है, मतलब जो भी आप लोगों का अध्ययन है वो इसी के अंदर यहां पर किया जाता है। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक बेसिकली डीप स्टडी के लिए एक ये शाखा जो है ये बनाई गई है। जो भी इसके अंदर रिसर्च वगैरह होती है वो यहां पर पृथ्वी के अंदर से लेकर बाहरी आउटर लेयर तक चीजें जो है वो यहां पर इसके अंदर स्टडी जो है वो यहां पर की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के कोर, केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो कोर या फिर जो केंद्रीय भाग है आप इसे यहां पर गुरुमंडल भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? बायोस्फीयर यहां पर आप इसे कहते, बैरिफेयर यहां पर। ठीक है, बैरिस्फेयर जो है यहां पर इसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गुरुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे निचले परत जो है यहां पर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नीफे कहते हैं। और नीफे जो है बेसिकली निकेल और लोहे की जो यहां पर है बहुलकता जो है वो देखने को मिलती है। पृथ्वी के 2900 केजी तक के बाद में चुंबकीय गुण जो है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, किमी तक के बाद यहां पर जो चुंबकत्व गुण है वो अधिक पाया जाता है। यहां पर एक मेसोस्फीयर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर ये क्या है? वायुमंडल की एक परत या फिर एक मंडल आप लोगों को देखने को मिलता है। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल जो है ये क्या है? वो आप लोगों को विस्तृत देखने को मिलता है। इसका विस्तार आप लोगों को देखने को मिलता है।
देखो मोकाल श्रेणी जो है, मैकाल श्रेणी, ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? मैकाल श्रेणी जो है दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही क्या है, एक भाग आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है ये चीज? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? दोस्तों जब भारत देश आजाद आजाद हुआ तब भारत के अंदर जो राजे रजवाड़े जो थे उनकी जो संख्या है वो कितनी थी? 565 आसपास आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। और इन 565 को एक जगह लाने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल आप कह सकते हैं, और इसी के कारण इन्हें यहां पर लोहा पुरुष भी यहां पर इन्हें कहा गया। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्त निर्धारित करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? दोस्तों जब भी नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाते हैं इसके अधिकार संसद के पास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का दोस्तों देखने को मिलेगा। किसके पास है? संसद के पास ही इसके जो सारे अधिकार हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में कही गई है ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखना है। आर्टिकल 11 के अंदर ये चीज जो है वो यहां पर कही गई है। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ये आप देख रहे हैं नागरिकता से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं या फिर आर्टिकल है ये कौन से भाग में देखने को मिलता है? तो मैंने आपको कुछ पहले ही जो वीडियोस हैं उनके अंदर बताया था कि ये भाग 2 का भाग है, और नागरिकता से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं अगर यहां पर उनके बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से रिलेटेड ही क्या है आर्टिकल्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इस समय संपत्ति का अधिकार एक। देखिए दोस्तों, जब भी हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, यानी कि हम जब भी भाग 3 की बात करते हैं, देखिए भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स जो है उनके अंदर बात कही गई है। अब आपको यह भी पता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलते हैं, और इन आर्टिकल्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो टोटल दिए गए हैं। वर्तमान में तो इनकी संख्या है 6, लेकिन पहले इनकी संख्या थी 7। ये जो एक फंडामेंटल राइट था जिसको हटा दिया गया है, ठीक है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट था? तो याद रखिएगा वो फंडामेंटल राइट यहां पर आपका था संपत्ति का मौलिक अधिकार। यही एक जो मौलिक अधिकार है इसको बाद में यहां पर क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया था। और ये कब रिमूव किया गया? ये 1978 के अंदर यहां पर दोस्तों ये जो है ये संशोधन यहां पर किया गया। अच्छा, ये हमारा वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये एक कानूनी अधिकार मात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि ये वर्तमान में कौन से अनुच्छेद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो याद रखना 300 ए के अंदर आप लोगों को दोस्तों ये देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं जो आपके पास अभी उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए,
देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का जो दर्जा है दोस्तों ये दिया गया था, तो याद रखिएगा ये जैन जो यहाँ पर धर्म समुदाय है, इसको यहाँ पर क्या किया गया था, अल्पसंख्यकों का जो दर्जा है दोस्तों ये यहाँ पर दिया गया था। वैसे तो अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक जो है हिंदुओं को छोड़कर ऑलमोस्ट जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, इन सभी को अल्पसंख्यकों का जो दर्जा है दोस्तों वो यहाँ पर दिया जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्व है? दोस्तों अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो यहां पर इनमें से समान आचरण संहिता जो है यहां पर ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अच्छा, समान आचरण संहिता की अगर बात की जाए तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 44 जो 44वां है उसके अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रेस की स्वतंत्रता जो कि 19वें आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एक के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। धर्म के स्वतंत्रता की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आप लोगों के मौलिक अधिकार में आता है और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में धर्म की स्वतंत्रता को लेकर जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये एक हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में देखने को मिलता है और जो भाग 3 है उसके आर्टिकल जो 12 है और 35 तक जो है वो आप लोगों के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो भी क्या है, एक मौलिक अधिकार ही देखने को मिलता है। विधि के समक्ष समानता ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है? तो कई बार एग्जाम में आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 14 जो है ये हमें विधि के समक्ष जो हमारा कानून है ना उसके समक्ष हम किसी भी समुदाय से रिलेटेड हों, हम चाहे विदेशी हों, चाहे वो भारतीय हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जो भी है वो यहाँ पर कानून के संबंध में यहाँ पर वो क्या होगा, वो यहाँ पर समान होगा। चाहे वो एक नागरिक है, चाहे वो एक बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो विदेशी है, क्योंकि विदेशी व्यक्ति को भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? किसी भी न्यायालय के द्वारा यहां पर लागू नहीं किए जा सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 37 यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किसी न्यायालय द्वारा यहां पर लागू नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये किसके द्वारा यहां पर लागू किए जाएंगे? ये देश के शासन के अधिकार हैं और बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा कानून जो है वो यहाँ पर संसद के द्वारा बनाया जाएगा इनके ऊपर, और ये इसका ये जो राज्य का कर्तव्य होगा, ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है। अब देखो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, राज्य का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करेगी यहाँ पर कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये यहाँ पर सुचारू रूप से क्या हो, लागू हो, उनसे संबंधित जो कानून है और जो भी चीजें यहाँ पर लानी है वो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर लाए। वही आर्टिकल 38 यहां पर क्या कहता है दोस्तों, यहां पर लोक कल्याण के विकास के लिए कार्य करे, ये आर्टिकल 37 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्टिकल 39 जो है ये बेसिकली यहां पर राज्य के सभी नागरिक जो है वो निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। निशुल्क विधिक सहायता जो है, जो हमारे राज्य के जो नागरिक हैं सभी को वो यहां पर क्या हो, उपलब्ध कराई जाए, ये आर्टिकल 39 के अंदर दोस्तों कहा गया है। और ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे और ये जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर पेपर पर वो आपका पकड़ कैसी है, वो आपका जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों की कैसी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आप लोगों के
जो प्रिपरेशन का आइडिया आप लोगों को लग सके। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में आप सभी यहाँ पर हम आगे वाले जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।